स्कूल में पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में और बहुत सारी चीज़ों की तरह ये बात भी प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर असल में समझ में आई। स्पेशली आजकल के दिनों में जब बड़ी बड़ी शहरों में बहुत सारी फ्लडिंग होती है बारिश के बाद, तो इस सिस्टम को और ज़्यादा समझने में आसानी होती है और इन फ्लडिंग्स को किस तरह साइंटिफिक तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, ये भी बात समझने में इस कॉन्सेप्ट से मदद मिलती है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वाटर साइकिल क्या है वो थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जमीन पर या प्लैनेट अर्थ पर जितना भी पानी है उतना ही पहले दिन से मौजूद है, ना उसमें कमी हो सकती है ना उसमें इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पर समंदरों में, दरियाओं में या बड़ी बड़ी झीलों में जो पानी है वो गर्मियों में भाप बनकर फिजा में जाता है और फिर बारिश बनकर शहरों में, गाँव में और मुल्कों पर बरसता है और फिर ये पानी बरसने के बाद दरियाओं से और मुख्तलिफ चैनल से बहकर दोबारा बड़े बड़े दरियाओं में, झीलों में या समंदर में जाकर मिलता है। ये एक साइकिल बन जाता है। ऑब्वियसली इस साइकिल में जब पानी बर्फ़ बनकर गिरता है किसी जगह पर और वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और वो बर्फ़ पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेता है या ग्लेशियर्स बन जाता है, तो पानी सिस्टम में से कम हो जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि पानी एक जगह पे जमा हुआ होता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ना तो सिर्फ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, बल्कि वो बर्फ़ के जो पहाड़ बने हुए या ग्लेशियर जो बने हुए हैं वो भी पिघल रहे हैं और वो पानी जो ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है वो आम बारिशों के साथ मिल के हमारे सामने शहरों में और मुल्कों में ज़्यादा मिकदार में बरसता है। दरियाओं में ज़्यादा बहाव आता है जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे फ्लडिंग हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ शहरों में इस फ्लडिंग को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको दो ऐसे तरीके बताना चाहता हूँ जिससे फ्लड को हार्वेस्ट किया जाता है या उस पानी को कंट्रोल किया जाता है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर मेरे पीछे आप एक बहुत बड़ा सा रिटेंशन पॉन्ड देख सकते हैं। ये बेसिकली नज़र आपको आ रहा होगा कि बहुत बड़ा कोई प्ले ग्राउंड है या ऐसे ही ग्रास है, लेकिन ये बेसिकली जो नॉर्मल लेवल है इस जगह का उससे नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा नुमा या पूल टाइप बना हुआ है, जो इस वक्त आपको खाली नज़र आ रहा है। लेकिन जब भी यहाँ पर फ्लडिंग होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इजाफी पानी जो गटरों में होता है, जो ओवरफ्लो होता है सूअर सिस्टम में या नालों में, वो यहाँ पर आता है। वो इसलिए कि वक्ती तौर पर उस पानी को यहाँ पर स्टोर किया जाता है ताकि घर या मुख्तलिफ यहाँ के जो इलाके हैं, लो लाइनिंग एरियाज़ हैं, वो फ्लड ना हो। अब बात करते हैं उन दो तरीकों की जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है जापान के शहर टोक्यो की। टोक्यो में हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग का उनको सामना होता है और स्पेशली एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की भरमार है, तकरीबन 30 मिलियन की आबादी है और इस शहर में हर जगह पर कंक्रीट ही कंक्रीट है। कोई ऐसी जगह नहीं है या बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पर पानी नेचुरली ज़मीन में एब्जॉर्ब हो सके। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंक्रीट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का रन ऑफ होता है, मीनिंग ये कि पानी ज़मीन में नहीं जाता और उस कंक्रीट से होता हुआ शहरों में पानी दाखिल होता है और उसको जहाँ तक कोई नेचुरल तरीका फ़्लो होने का नहीं मिलता वहाँ तक वो बहता रहता है। इस मसले को हल करने के लिए, इस शहर को फ्लडिंग से बचाने के लिए टोक्यो ने पिछले 20-25 सालों में एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम बिल्ड किया है। बेसिकली इस टनल के ज़रिए उन्होंने ये किया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़े बड़े जो हैं जो दरिया उनके फ़्लो होते हैं या ऐसे पॉइंट जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, वहाँ पर उन्होंने टनल्स बनाई हैं अंडरग्राउंड, डीप अंडरग्राउंड। और जहाँ पर भी ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर पानी ओवरफ्लो होता है, उन टनल्स के ज़रिए पानी को वहाँ से लेके और दरियाओं में उस फ्लडिंग का ज़ोर तोड़कर उस सारे इजाफी पानी को डीप विदिन ग्राउंड बहुत सारा जो उन्होंने ज़मीन के अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनाए हुए हैं और इस तमाम पानी को उन टैंक्स में स्टोर किया जाता है वक्ती तौर पर, ऑब्वियसली जब तक ये फ्लडिंग की सिचुएशन होती है, और फिर उस पानी को अंडरग्राउंड चैनल से गुजार कर शहर से बहुत दूर फेंका जाता है। इस सिस्टम की आपको मजीद अगर तफसीलात जाननी है तो उसका लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। दूसरा सिस्टम जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो इंडियन स्टेट गुजरात में लोकल फार्मर्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका ईजाद किया है। वो ये कि उनके ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत सारी खेती बाड़ी होती है और बहुत सारी फसलें वो उगाते हैं, वहाँ जब बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो उस पानी को सेव करने के लिए वहाँ पर भी उन्होंने छोटी छोटी टनल्स बनाई हैं, बहुत सारे पाइप्स ज़मीन में लगा के स्ट्रॉ की तरह, उसे लोकल ज़बान में स्ट्रॉ कहते हैं, और उन स्ट्रॉस के ज़रिए जो फ्लड का पानी होता है उसको बहाकर वो विदिन ज़मीन के अंडरग्राउंड वो पानी फेंकते हैं ज़मीन के एक्वाफर्स में। एक्वाफर्स ज़मीन के अंदर बेसिकली वो स्पॉट्स होते हैं जिनमें आम दिनों में ज़मीन में पानी जमा हो रहा होता है, फिर बाद में खुश्क साली या ड्राउट के दिनों में जब लोग कुएं खोदते हैं या बोरिंग करवाते हैं तो वहाँ से पानी लेकर
बेसिकली अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। ये आइडिया इसलिए कामयाब है क्योंकि इजाफी पानी जो फ्लड्स का होता है मानसून सीज़न में, उसके ज़रिए उन आक्वाफर्स को रीफ़िल किया जाता है ताकि खुश्क साली के दिनों में, ऐसे दिनों में जब बारिशें नहीं होती, तो उस पानी को यूटिलाइज़ किया जाए वाटर पंप्स के ज़रिए। क्योंकि अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आक्वाफर्स खाली रहेंगे और उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और लोगों के लिए फार्मिंग के लिए या कुछ उगाने के लिए पानी नहीं होगा और उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा। इस वजह से ये आइडिया जो है बड़ा कामयाब वहाँ पे रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसको इंस्टॉल करना भी शुरू किया है। इसकी भी डिटेल्स मैं लिंक में नीचे यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए आर्टिकल में डाल दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो सिस्टम्स जो मैंने आपको दोनों बताए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का खर्चा कितना है। जो भारतीय सूबे गुजरात में सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वो एक पाइप इंस्टॉल करने का तकरीबन 750 से 1500 US डॉलर का खर्चा है और वो एक पाइप इंस्टॉल करने से तकरीबन 8 से 10 हेक्टेयर ज़मीन पर फार्मिंग हो सकती है। और जो जापान के शहर टोक्यो में अंडरग्राउंड टनल सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है, उसकी कॉस्ट है तकरीबन $3 बिलियन, $3 अरब। अब आप सोच सकते हैं $3 अरब, ये तो बहुत ज़्यादा है। ख्यालात अच्छे हैं लेकिन इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड कौन करे, खर्चा बहुत है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये सब ना करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? बाकी शहरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टोक्यो की इकॉनमी इन $3 अरब से कई ज़्यादा है। और ये $3 अरब इस पूरे शहर की ना सिर्फ इकॉनमी को बचाए हुए हैं, बल्कि उन तमाम लोगों की जान और माल को भी बचाते हैं जो इन फ्लड से ज़ाया होती हैं। दैट्स इट, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।